हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जो गोली दर्पण होता है कितने प्रकार के होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी परिभाषा था हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज क्या है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाते हैं या मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होते हैं। जो अवतल दर्पण होगा इसमें मुख्य फोकस से होकर जाएगा, लेकिन जो उत्तल दर्पण होगा इसमें मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। कौन सा किरण? जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। मुख्य अक्ष हमारा क्या है? सी और पी को मिलाने वाली रेखा होती है, तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा यही है। और इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएंगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। यह तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम है दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सिंपल सा फंडा यह है कि कोई भी किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जा रहा है या जाता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। देखिए एरो में दिखाया गया कि मुख्य फोकस से होकर जा रहा है और टकराने के बाद क्या हो जा रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। अवतल दर्पण में देख सकते हैं और उत्तल दर्पण में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर किरण आ रहा है और मुख्य फोकस पर आता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है, और टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यह हो गया दूसरा नियम। तृतीय नियम क्या है? दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। मतलब कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है या आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। तो प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं तो क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा क्या था? जो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा क्या था? जो वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो जिस प्रकार आया रहेगा उसी प्रकार वापस भी लौट जाएगा। हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, मतलब बनने का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जो दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी आकृति, स्थिति और प्रकृति किस पर निर्भर करता है? दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो जितना कम दूरी रहेगा या जितना अधिक दूरी रहेगा तो वस्तु किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, या कुछ स्थितियां हम उत्पन्न करके उसी में जानेंगे। तो पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा और कहाँ बनेगा। या पेपर में पूछ सकता है कि वस्तु अगर अनंत पर स्थित है तो उसकी प्रतिबिंब की आकृति, प्रकृति और मतलब कितना बड़ा, कहाँ पर, कैसे बनेगा, यह सब पूछ देता है। तो जब अनंत पर स्थित होगा तो उससे आने वाली दो प्रकाश की किरणें, पहली प्रकाश की किरण जो होगी वह मुख्य फोकस से होकर आएगी। तो हम लोग पिछले वाले नियम में पढ़े कि जो भी किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वह दर्पण से टकराने के बाद क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह पहला किरण आ रहा है मुख्य फोकस से होकर, कैपिटल एफ से होकर आ रहा है, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और जो दूसरा किरण है वह क्या हो रहा है? वह वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो दूसरे नियम के अनुसार, कोई तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आता है तो वह उसी मार्ग से वापस भी लौट जाता है। तो यह तो ए और बी क्या है? वस्तु है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो परावर्तित किरणें, जब जो दोनों परावर्तित किरणें होती हैं
आपस में जहाँ पर टकराती हैं, मतलब जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिल रही हैं? बिंदु ए डैश पर मिल रही हैं। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बिंदु ए डैश से हम क्या करेंगे? लंबवत रेखा खींचेंगे, किस पर? मुख्य अक्ष पर। तो वही हमारा वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो बी डैश और ए डैश क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल पर प्राप्त होता है। अगर कोई भी वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? फोकस तल पर प्राप्त होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर ए बी है तो ए यहाँ पर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, मतलब ऊपर तीर है तो यहाँ पर क्या हो? नीचे हो गया है। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और वस्तु से छोटा भी बन रहा है। तो यह हो जाएगा। और कहाँ बन रहा है? फोकस तल पर बन रहा है। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर अनंत था, पहले कहाँ पर स्थित था? अनंत पर स्थित था। अब अनंत से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो मान लीजिए ए और बी हमारा क्या है? वस्तु है। तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें, जो पहली प्रकाश की किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है और मुख्य फोकस से होकर चला जा रहा है, कैपिटल एक्स से होकर चला जा रहा है। और जो दूसरा किरण होगा वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से वापस भी लौट जाती हैं। तो जो दोनों किरणें हैं परावर्तन के बाद बिंदु ए डैश पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, मिल रही हैं। तो यहाँ से हम लंबवत रेखा खींच देंगे तो वह हो जाएगा बी डैश और ए डैश। तो यही हमारा ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ए बी का प्रतिबिंब क्या है? बी डैश और ए डैश। तो इसकी आकृति, प्रकृति और स्थिति क्या है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब इससे आगे हम बढ़ाएंगे। पहले तो अनंत पर था, उसके बाद हम कहाँ पर लाए? अनंत और केंद्र के बीच लाए। अब इससे आगे ले आएंगे तो कहाँ आ जाएगा? केंद्र पर आ जाएगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब क्या होता है? तो जो पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। और दूसरा किरण होगा वह कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों परावर्तन के बाद एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर हम एक लंबवत रेखा खींच देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ए बी वस्तु है और बी डैश ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है। अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उल्टा है, तथा वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है और इसके वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगा। प्रतिबिंब भी इसके वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगा। चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। पिछले वाली स्थिति में कहाँ था? केंद्र पर स्थित था। अब केंद्र से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो फोकस और केंद्र के बीच आ जाएगा। तो इसलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब क्या होगा? तब जो पहली किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर रह जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। तो यह मुख्य फोकस से होता हुआ आगे चला जाएगा। और दूसरी किरण होगी जो वह मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और दोनों किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिल रही हैं? बिंदु ए डैश पर मिल रही हैं। तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे तो बी डैश और ए डैश प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा, यहाँ पर काम होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा वह दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। पांचवा स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, पहले कहाँ पर था, केंद्र और फोकस के बीच था, अब केंद्र और फोकस से और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा, मतलब कैपिटल एफ पर आ जाएगा। तो मुख्य फोकस से क्या होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो पहला किरण जो होगा वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। पहला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है और मुख्य फोकस से होकर चला आ रहा है। और दूसरा किरण क्या होगा, वह केंद्र से होकर जाएगा। तो वक्रता केंद्र पहले तो सीधे जाएगा और परावर्तन के बाद क्या होगा, केंद्र से होकर चला जाएगा। तो दोनों किरणें आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो जब कहीं भी नहीं मिलेंगी तो यह इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब हमें नहीं प्राप्त होगा, मतलब इसका प्रतिबिंब अगर प्राप्त भी होगा तो अनंत पर प्राप्त होगा। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर प्राप्त होता है। इसके बाद क्या है, यह एक स्पेशल केस है, मतलब इसकी जैसी स्थिति पांचों स्थितियां से नहीं मिलती, मतलब यह कुछ अलग प्रकार का स्थिति है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, पिछले वाले स्थिति में क्या था, फोकस पर स्थित था, फोकस से और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच आ जाएगा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है तब क्या होता है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु, मतलब जो ए बी वस्तु है कहाँ पर स्थित है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो पहली किरण जो होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष की जब समांतर रहेंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। और जो दूसरी किरण है वह क्या होगा, वक्रता केंद्र, वह सीधे जाएगी और पीछे चलाएगा। और दोनों रेखा को अगर हम लोग आगे का मिलाते हुए आगे बढ़ें, इसको भी आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं, तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को आगे मिलकर कहीं पर काटती प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ जहाँ पर प्रतीत होगा काटता हुआ एक दूसरे को, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी सीधा। आप लोग देख सकते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है तो क्या होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा भी बन रहा है। ए डैश ऊपर है, तीर इसका ऊपर है तो क्या होगा, सीधा होगा। अगर तीर नीचे रहता तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो एरो का मतलब होता है अगर ऊपर रहेगा तो सीधा होगा, एरो अगर नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका एरो ऊपर है तो क्या हो जाएगा, सीधा होगा। तो आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, और दर्पण के पीछे बन। इसके पहले जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं इसका हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी कैसे क्या हुआ है। तो अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, मतलब विभिन्न स्थितियों में कैसे बना था। यहाँ पर दिया गया वस्तु की स्थिति, इसके बाद दिया वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। सबसे पहले वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ पर रखा गया है, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है एवं आकार, वह आकार में कैसा है। तो सबसे पहले क्या था, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, फोकस तल में बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जब स्थित होता है तो क्या होता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद जब वक्रता केंद्र पर आता है तो क्या होता है, वक्रता केंद्र पर जब आएगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और इसका जो प्रकृति होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। जब केंद्र पर स्थित होता है वस्तु के बराबर होता है इसका प्रतिबिंब का आकृति। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ होती है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होती है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अब अगर फोकस पे रखा जाए तब कहाँ बनेगा, जब फोकस पे रखा जाता है तो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है।
और इसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। इसके बाद मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए। तो जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, दर्पण के पीछे बनती है और अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है, सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण के कारण। नहीं तो अवतल दर्पण के कारण हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं, यह एक मान लीजिए इस स्टार लगा सकते हैं, मतलब यह एक स्पेशल केस है कि जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले O1 O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, I का मतलब हो गया इमेज, मतलब O से ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है और I का मतलब इमेज जो प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले O1 कहाँ है, O1 कहाँ है, अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर, कैपिटल F पर, मतलब फोकस तल पर। तो O1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। फिर O2 कहाँ पर आएगा, अनंत और केंद्र के बीच आएगा। तो O2 यहाँ पर आया है तो प्रतिबिंब जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगा इस साइड में, मतलब दर्पण की ओर, जैसे जैसे जो वस्तु जैसे जैसे हम किधर बढ़ाएंगे, दर्पण की ओर बढ़ाएंगे, उसी प्रकार जो प्रतिबिंब होगा यह दर्पण से दूर जाएगा। मतलब O1 सबसे पहले क्या था, अनंत पर था, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बना है, फोकस पर बना है। इसके बाद O2 कहाँ आया है, अनंत और केंद्र के बीच आया है, तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा और आगे बढ़ गया तो कहाँ पर आ गया है, I2 फोकस और केंद्र के बीच आ गया है। इसके बाद जब O3 पर रखा गया, मतलब केंद्र पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, केंद्र पर ही बना है। इसके बाद O4 मतलब चौथी बार जब कहाँ पर रखा गया है, केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ गया है इस साइड में, तो I4 यहाँ पर बन गया है। इसके बाद O5 और आगे बढ़ा है तो इसका भी प्रतिबिंब इस साइड में और चला गया है। इसके बाद जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब सामने बनने लगा है। यह क्या है, इसका मतलब होता है O1, यह क्या है, वस्तु है वस्तु है। इसके बाद सबसे पहले जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है सबसे छोटा बनता है, जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता हुआ चला जाता है, और अंत में जब सबसे आगे मतलब दर्पण के सबसे निकट रख देते हैं तो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बन जाता है। यही चीज़ है। इसके बाद अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जैसे छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। मोटर कार, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों में परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट हम लोग को दिखाई दे देती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।